नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे राजस्थान सीएचओ मॉडल पेपर्स। आज का अपना मॉडल पेपर है पांचवा। इससे पहले अपन ने 4 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 5th मॉडल पेपर के आंसर की सॉल्व करने वाले हैं। पेपर आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दिया गया है। जिनको नहीं मिला है वो टेलीग्राम पे जाए और वहाँ पे सर्च करें नर्सिंग चैलेंजर्स, और वहाँ पे चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएंगे। वहाँ से अपने आप को ऐड कर लेना है। पेपर्स आपको वहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिए हैं वो सभी एक बार अपने आंसर्स जो है वो मैच कर लीजिए। कौन से क्वेश्चंस का आपने गलत जवाब दिया है उसको आप सही कर लीजिए और अच्छे से उसको याद भी कर लीजिए। ऐसा ना सोचे कि सर तो राजस्थान सीएचओ के मॉडल पेपर बता रहे हैं तो ये सीएचओ में ही काम आएंगे। नहीं, आपकी हर एक एग्जाम में, एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो भी सवाल आपको इन मॉडल पेपर्स में बताए जा रहे हैं वो आपकी हर एक एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे ये क्वेश्चंस। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद करना है। अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक भी ज़रूर शेयर कर देना है ताकि वो भी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस याद कर सके और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी सिलेक्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इस पेपर की भी आंसर की सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है। देखिए पहला सवाल आपको जो इस मॉडल पेपर में दिया गया था, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द नर्स इज असेसिंग ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट फॉर साइन ऑफ हेमरेज विच एडेप्टेशंस इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ शॉक। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेंड करो, क्वेश्चन को आप सबसे पहले सही से अच्छे से पढ़ लिया करो। उसके बाद अपना आंसर जो है वो आप पुटअप किया करो। अदरवाइज आपने अगर क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, मतलब आपका आंसर जो है वो 100% गलत ज़रूर हुआ है। वो आप जब घर आते हो उसके बाद आप जब चेक करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये इतना ईजी क्वेश्चन था लेकिन ये मेरा गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से वहाँ पे पढ़ा ही नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ते तो वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता? सही हो जाता। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एज ए नर्स, आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हुआ है। उस पेशेंट को आप असेस कर रहे हैं। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है मतलब हेमरेज भी जरूर हुआ है। अब आपको ये कहना चाह रहा है कि उस पेशेंट में आप हेमरेज के साइन जो है वो असेस कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो आपको ये बताएगी कि पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में जा रहा है, मतलब पेशेंट को शॉक डेवलप हो सकता है। तो कौन सा ऐसा साइन होगा जो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पर आप चेक करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन हाइपरेमिया, नेक्स्ट है हाइपोटेंशन, नेक्स्ट है इरेगुलर पल्स, नेक्स्ट है स्लो रेस्पिरेशंस। जिनको नहीं आता उनके लिए ऑप्शन ई है। और ये सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए ही है, बाकी अदर स्टेट में जो एग्जाम्स हो रही है उनमें ऑप्शन ई जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए है। जिनको नहीं आता है वो ऑप्शन ई के साथ जा सकता है। देखिए यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। मतलब पेशेंट जो है उसका ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद में आप ऑपरेशन के दौरान भी उसके हेमरेज हुआ है, और आगे जैसे ऑपरेशन के बाद जो है उसमें आप असेसमेंट कर रहे हैं। तो मतलब शॉक की कंडीशन कब डेवलप होगी उसको असेस आपको करना है कि शॉक की कंडीशन डेवलप होने से पहले आप उस पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हैं। तो कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? हाइपोटेंशन। पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में जाएगा। सीधी सी बात है, हेमरेज हुआ है ऑपरेशन के दौरान तो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन भी पेशेंट को डेवलप होगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा। ये कंडीशन इंडिकेट करेगी कि पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में जा रहा है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। वॉट शुड द नर्स मॉनिटर टू बेस्ट असेस ए पेशेंट रीनल परफ्यूजन। बहुत ही अच्छा सवाल है। हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के आपको पूछ लिया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं। क्या मॉनिटर कर रहे हैं? एक पेशेंट में रीनल परफ्यूजन आप मॉनिटर कर रहे हैं। तो कैसे आपको पता चलेगा कि पेशेंट का रीनल परफ्यूजन जो है वो प्रॉपर है या नहीं है? कैसे आप चेक करेंगे? वो मॉनिटर आप कैसे करेंगे वही आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट, नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट एवरी हावर, नेक्स्ट है बॉडी वेट एवरी डे, नेक्स्ट है आई एंड ओ एवरी 24 आवर्स। आई ओ का मतलब है इनटेक एंड आउटपुट। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन डी लिखा है गलत जवाब है, जिन्होंने सी लिखा है गलत जवाब है, जिन्होंने ए लिखा है गलत जवाब है, जिन्होंने भी ऑप्शन बी लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। रेनल परफ्यूजन अगर किसी पेशेंट का आप असेस कर रहे हैं तो उसमें एवरी हावर, प्रत्येक घंटे से आपको यूरिनरी आउटपुट जो है वो चेक करते रहना है। और आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा भी होगा कि अगर कोई भी पेशेंट है या फिर जो है ऑपरेशन किसी पेशेंट का हुआ उसके बाद आप उस पेशेंट को असेस करें, यूरिन आउटपुट जो है वो लेस देन 30 ml है, या मान लीजिए 25 ml आपको डायरेक्टली दे दिया, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका पहला एक्शन क्या होगा?
ये सवाल भी आपको बहुत बार पूछा जाता है। नॉर्मली हम बात करें तो 30 टू 50 ml जो है वो नॉर्मल रेनल परफ्यूजन को इंडिकेट करता है, लेकिन अगर 30 ml से कम हो रहा है मतलब आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, फिजिशियन को इन्फॉर्म करोगे। तो यहाँ पे रेनल परफ्यूजन जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, एवरी हावर जो है यूरिनरी आउटपुट जो है वो आप चेक करके मॉनिटर करके आप रेनल परफ्यूजन को असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड एट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये तो आप सभी को आता ही है। चलिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नेक्स्ट लंदन इंग्लैंड, नेक्स्ट जिनेवा स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट पेरिस फ्रांस। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन सी लिखा है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, WHO का हेडक्वार्टर है। 1948 में बना था, कब बना था, 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था WHO। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पूछे जिनेवा स्विट्जरलैंड आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। यहाँ पे जो आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं या फिर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन की जो स्ट्रेटजी है उसको कौन कौन से कंसिडर कर रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है फिजियोथेरेपी ऑफ आर्थ्रेल्जिया, नेक्स्ट सर्जरी फॉर कैटरेक्ट, नेक्स्ट डॉट्स थेरेपी फॉर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। जिनको नहीं आता उनके लिए ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे फिजियोथेरेपी हो रही है किसमें, आर्थ्रेल्जिया, पेशेंट को डिजीज डेवलप हो रही है, उसके बाद में क्या हो रहा है उसमें फिजियोथेरेपी आप जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट सर्जरी फॉर कैटरेक्ट, कैटरेक्ट डिजीज कंडीशन पेशेंट को डेवलप हुई, उसके बाद ही आप क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, या फिर पेशेंट जो है वो सर्जरी के लिए आपके पास आया है, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है डॉट्स थेरेपी, एक पेशेंट है जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ, उसके बाद आपने क्या स्टार्ट की, डॉट्स थेरेपी, तो ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। कोई भी डिजीज कंडीशन होती है उसके डायग्नोस एंड उसका ट्रीटमेंट, वो आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो यानी कि ये सभी के सभी क्या है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। इफ ए प्रेग्नेंट वुमेन इज एट 20 वीक gestation, एट what लेवल शुड ए क्लिनिक नर्स एक्सपेक्ट टू पाल्पेट द वुमेन्स यूट्राइन हाइट। बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है कि एज ए नर्स आप क्या कर रहे हैं, एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसके 20 वीक की गेस्टेशन है, आप जो है यूट्राइन हाइट जो है उसको आप असेस कर रहे हैं, पाल्पेट कर रहे हैं, तो आपको 20 वीक गेस्टेशन पे कहाँ पे वो यूट्राइन हाइट जो है वो पाल्पेट आपको होगी, ये आपको सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है। फर्स्ट देखिए, टू फिंगर ब्रीथ अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, नेक्स्ट हाफवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द अम्बलाइकस। तो चलिए मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, ये होता है आपका 30 वीक पे, ये होता है आपका 16 वीक पे, और जो एट द अम्बलाइकस है ये आपका 20 वीक पे होता है, और जो टू फिंगर ब्रीथ अबाउ द अम्बलाइकस है ये आपका 22 टू 24 वीक पे। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है ना, टू फिंगर ब्रीथ अबाउ द अम्बलाइकस, ये 22 टू 24 वीक पे जो है यहाँ पे जो है अम्बलाइकस यूट्राइन हाइट जो है होती है आपकी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। लेवल जो अम्बलाइकस का लेवल है तो वहाँ पे 20 वीक गेस्टेशन पे जो है यूट्राइन हाइट आपको पाल्पेट होगी, और यहाँ पे जो टू फिंगर ब्रीथ अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस है वो 13 वीक पे आपको सीन होगी। नेक्स्ट है हाफ वे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस, अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में जो आपको यूट्राइन हाइट पाल्पेट होगी वो 16 वीक पे होगी। नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन डी देखिए, टू फिंगर ब्रीथ अबाउ द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से जस्ट टू फिंगर ब्रीथ जो है ऊपर की तरफ जो है यूट्राइन हाइट अगर पाल्पेट हो रही है, मतलब गेस्टेशन जो पीरियड है वो कितना है, 22 टू 24 वीक, तो 22 से 24 वीक पे जो है अम्बलाइकस से टू फिंगर ब्रीथ अबव आपको सीन होगी। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई है ये अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज असेसिंग ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, यूँ समझ लीजिए कि आप एज ए नर्स हैं और आप क्या कर रहे हैं कि ऑपरेशन जिस पेशेंट का हुआ है उस पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को आप असेस कर रहे हैं। विच कॉम्प्लिकेशन हैज़ मोस्ट लाइकली अकर्ड, और उस पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए कौन से कॉम्प्लिकेशंस है, पेशेंट एक्सपीरियंस इज पुरुलेंट स्पुटम डिस्निया एंड चेस्ट पेन।
ये कॉम्प्लिकेशंस ऑपरेशन के बाद में डेवलप हुए हैं और ये जो कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, मैनिफेस्टेशंस बताए गए हैं, जैसे पुरुलेंट स्पुटम है, डिस्निया है, चेस्ट पेन है, तो ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपको सिंपल सा पूछा गया है। फर्स्ट देखिए हाइपोस्टेटिक निमोनिया, नेक्स्ट हाइपोवोलेमिक शॉक, नेक्स्ट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, नेक्स्ट आपका न्यूमोथोरैक्स। तो जिन्होंने ऑप्शन डी कर दिया मतलब गलत है। यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। ये जो आपको कॉम्प्लिकेशंस के साइन एंड सिम्टम्स बताए गए हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, वो इंडिकेट कर रहे हैं आपके हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया को। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन ए लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस। आपको मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस में जो है बताना है कि कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में वही 4 नाम हैं जो आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा एक सही लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने ऑप्शन बी लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले क्या होगी, डिजीज कंडीशन होगी। डिजीज कंडीशन से क्या होगा, इम्पेयरमेंट हो सकता है। इम्पेयरमेंट होने के बाद मतलब डिसेबिलिटी कोज होगी। डिसेबिलिटी अगर हो गई मतलब हैंडीकेप पर्सन हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये लॉजिकल सीक्वेंस में आपको बताना था। जिन्होंने ऑप्शन बी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्लीस्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल इज। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि फीमेल्स में अर्लीस्ट साइन जो प्यूबर्टी का होता है वो क्या होता है, ये आपको सिंपल सा पूछा गया है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे प्यूबार की, नेक्स्ट ग्रोथ स्पोर्ट, नेक्स्ट थिलार की, नेक्स्ट मीनार की। जिन्होंने मीनार की लिखा है बिल्कुल गलत जवाब है। यहाँ पे जिन्होंने थिलार की लिखा है, यहाँ पे जिन्होंने थिलार की लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। थिलार की आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपको यहाँ पे मेल का पूछे, अगर आपको यहाँ पे मेल का पूछे कि अर्लीस्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल, तो फिर आपको आंसर में करना होगा टेस्टिकुलर ग्रोथ। ठीक है, टेस्टिकुलर ग्रोथ। यहाँ पे आपको पूछा गया है फीमेल का, तो यहाँ पे जो है थिलार की जो है वो सबसे पहले होगा, देन आपका ग्रोथ स्पोर्ट होगा, एंड प्यूबार की होगा, देन सबसे लास्ट में क्या होगा, मीनार की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इन्फेंट इज डायग्नोस्ड विथ हाइड्रोसिफिलिस, विच असेसमेंट अलर्ट्स द नर्स टू सस्पेक्ट इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर। देखिए एक ऐसा बच्चा है, इन्फेंट है, तो इन्फेंट जो है उसको कंडीशन डेवलप हो रखी है हाइड्रोसिफिलिस की। अब आपको एज ए नर्स जो है अलर्ट रहना है। अलर्ट किसके लिए रहना है, मतलब पेशेंट में ऐसा साइन या सिम्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा जिससे कि वो इंडिकेट करेगा किसको, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी बढ़ा हुआ है, इसको ये इंडिकेट करेगा। तो ऐसा कौन सा वो असेसमेंट आप एज ए नर्स चेक करेंगे इस बच्चे के अंदर जिसको हाइड्रोसिफिलिस हो रखा है। देखिए ऑप्शन आपके हैं, फर्स्ट है संकन आइज, नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, नेक्स्ट है डिप्रेस्ड फॉन्टेनल, नेक्स्ट आपका नर्विंग पल्स प्रेशर। और जिनको नहीं आता है उनके लिए ऑप्शन ई सही है। तो यहाँ पे देखिए आपने जिन्होंने भी ऑप्शन बी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर बच्चे में होगा, हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन है मतलब इसमें आईसीपी तो बढ़ेगा, बच्चे में आईसीपी बढ़ेगा तो उसमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। पाइलोरिक स्टेनोसिस में भी आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है, लेकिन पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है वो फीडिंग के साथ देखने को मिलती है। यहाँ पे विदाउट फीडिंग आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिल रही है, मतलब बच्चे में क्या बढ़ा है, आईसीपी बढ़ा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये कंडीशन देखते ही आप समझ जाओगे कि बच्चे का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ चुका है। बाकी अभी और भी साइन देखेंगे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज को बताते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अंडर ईएसआई एक्ट, ईएसआईएस को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ईएसआई एक्ट है, मतलब अंडर ईएसआई एक्ट जो है, स्टेट गवर्नमेंट शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल केयर इज। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कितने क्या एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिकल केयर के लिए शेयर करती है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 1/8, नेक्स्ट है 3/8, नेक्स्ट है 5/8, नेक्स्ट है 7/8। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। 1/8 जो है शेयर करती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, किसके लिए, मेडिकल केयर के एक्सपेंडिचर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको क्रॉस मैच वाले आ चुके हैं, यही क्वेश्चंस आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से याद कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इनको मैच कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले एक है सिस्टोसिल, आपको इधर मैच करना है इनके बारे में, सही कौन से जो है डिस्क्रिप्शन इनके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले है सिस्टोसिल, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं क्योंकि वो ऑप्शंस जो है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सिस्टोसिल,
सिस्टोसिल का मतलब होता है हर्निएशन ऑफ द ब्लैडर। यहाँ पे वर्ड से ही पता चल रहा है। अपन ने कल या परसों का जो प्रीवियस जो मॉडल पेपर था उसमें हमने पढ़ा था सिस्टाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर। जो ब्लैडर है वॉल है उसका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, सिस्टाइटिस। यहाँ पे सिस्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, सिस्ट, ठीक है। तो सिस्ट जो है वो इंडिकेट करेगा इसको, ब्लैडर को। अब देखिए यहाँ पे सिस्टोसिल का मतलब है हर्निएशन ऑफ ब्लैडर इनटू वेजाइना। जो हर्निएशन होगा वो ब्लैडर इनटू वेजाइना होगा। नेक्स्ट है आपका वेसिको वेजाइनल। वेसिको वेजाइनल का मतलब है ओपनिंग बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइना। वेसिको वेजाइनल का मतलब हो गया कि ओपनिंग जो होगी वो बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइनल होगी, वो आपकी कंडीशन कहलाते वेसिको वेजाइनल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मैच करते जाइए, साथ साथ ए और बी दोनों में जो है ऑप्शंस मैच हो रहे हैं। अब आपको सी ऑप्शन और देखना पड़ेगा। सी का अगर नहीं पता है तो डी आपको देखना पड़ेगा। वेरिकोसिल का मतलब होता है एनलार्जमेंट वेन इन टेस्टिकल्स। जो टेस्टिकल्स है वहाँ पे वेन है वो एनलार्ज हो जाएगी, वो कंडीशन कहलाएगी आपकी वेरिकोसिल। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, हाँ यहाँ पे जो है आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डी जो है उसका थर्ड हो गया। तो यानी कि ऑप्शन बी है उसमें बिल्कुल सही से मैच हो रहा है। तो रेक्टोसिल का जो बच गया वो आपका रेक्टोसिल का हो जाएगा। हार्निएशन ऑफ रेक्टम इनटू वेजाइना, रेक्टम एंड वेजाइना के अंदर का जो हार्निएशन होगा वो कहलाएगा आपका रेक्टोसिल। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस जो है आपके तैयार हो जाते हैं। यहाँ से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्रॉस मैच करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक वन बाय वन जो है इनको मैच कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म जो है इसका मतलब क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एनाबोलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ वेरियस ब्लड प्रोटीन्स। अलग अलग जो भी वेरियस अलग अलग टाइप के जो भी ब्लड प्रोटीन्स होते हैं उनका सिंथेसिस होना क्या कहलाता है आपका, एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म के बारे में तो आपको पता है, केटा का वर्ड का जो मीनिंग है वो आपका होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे कैटाबोलिज्म का मतलब हो गया आपका ऑप्शन थर्ड, मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, वो कंडीशन आपकी कहलाती है कैटाबोलिज्म। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस जो है वो सही मैच हो रहे हैं, यानी कि ए का 2 बी का 3। अब आपको ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनेसिस दोनों के बारे में और पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब है केमिकल रिएक्शन दैट कन्वर्ट प्रोटीन एंड फैट कंपाउंड्स इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजिनेसिस, नियो मतलब न्यू। तो यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन होती है जिससे जो फैट और प्रोटीन है उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में, वो कंडीशन आपकी कहलाती है ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब जो बच गया वो आपका फोर्थ हो जाएगा, यानी ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब हो गया कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन लीवर एंड मसल सेल्स। यानी जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है आपका लीवर एंड मसल सेल के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्लाइकोजन जो कहाँ पे स्टोर होता है, बहुत बार इस सवाल भी पूछा जा चुका है। ग्लाइकोजन आपका स्टोर होता है लीवर एंड मसल सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ ग्राफ्ट के सवाल आपको पूछे गए हैं, यानी ग्राफ्ट एक तरफ आपको दे रखा है, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ्ट जो है इसका आपको बताना है सबसे पहले हेटेरोग्राफ्ट। हेटेरोग्राफ्ट का क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए हेटेरोग्राफ्ट का मतलब जो है वो आपका होता है स्किन फ्रॉम एनिमल्स एंड यूजुअली पिग्स। जो पिग्स होते हैं उनकी स्किन जो है मोस्टली काम में ली जाती है, लेकिन आप अगर बोले कि स्किन फ्रॉम एनिमल्स से जो भी काम में आ रही है वो आपकी कहलाती है हेटेरोग्राफ्ट, जिसे जीनोग्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट या इसको हम कह सकते हैं एलोग्राफ्ट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, एलोग्राफ्ट या फिर होमोग्राफ्ट का मतलब होता है स्किन फ्रॉम अनदर पर्सन एंड कैडेवर। होमोग्राफ्ट एलोग्राफ्ट का मतलब हो गया कि अनदर पर्सन से जो है स्किन लेकर किसी भी पर्सन को जिसको ज़रूरत है उसको आप लगा रहे हैं, वो कंडीशन आपकी कहलाती है होमोग्राफ्ट या फिर एलोग्राफ्ट। नेक्स्ट देखिए ऑटोग्राफ्ट, नाम में ही काम छुपा है। ऑटोग्राफ्ट का मतलब हो गया आपका स्किन फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ क्लाइंट बॉडी, मतलब जो पेशेंट है
उसका खुद का ही अनदर साइड से जो है पार्ट लेकर और उसी को लगाया जा रहा है, मतलब वो आपकी कंडीशन कहलाती है ऑटोग्राफ्ट। तो सी जो है उसका फोर्थ हो जाएगा, डी जो है उसका सेकंड, जो बच गया आपका सेकंड हो ही जाएगा। आइसोग्राफ्ट का मतलब हो गया डोनर एंड रिसिपिएंट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, या फिर आइडेंटिकल ट्विंस, यानी आइडेंटिकल ट्विंस होने चाहिए, या फिर जेनेटिकली एक ही पेरेंट्स के वो पर्सन है दोनों, तो उनमें से आप जिसको नीड है उसकी आप ले सकते हैं, मतलब जो भी स्किन आपको लेनी है वो आइडेंटिकल ट्विन की ही आपको लेनी है, या फिर एक ही जो है पेरेंट्स के दो बच्चे हैं और किसी एक बच्चे को ज़रूरत है स्किन की तो दूसरे बच्चे से वो ले सकते हैं, तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है आइसोग्राफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो सेकंड पेज में आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक तरफ आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है और दूसरी तरफ आपको साइन दिए हुए हैं, साइन और एक तरफ डिस्क्रिप्शन। देखिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी यहाँ पे आप मैच और कर लेना, वो दूसरे जो है पेज में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ टेंडरनेस एंड रेजिडिटी व्हेन पाल्पेटिंग मैक बर्नी पॉइंट। मैक बर्नी पॉइंट को जब पाल्पेट किया जाएगा तो टेंडरनेस और रेजिडिटी जो है वो पेशेंट में देखने को मिलेगी। तो इसको किस साइन के नाम से जाना जाता है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि रॉवजिंग साइन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक डिजीज कंडीशन के नाम भी दे रखे हैं जिनसे आपको ये भी पता रहे कि अपेंडिसाइटिस में रॉवजिंग साइन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत बार यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। तो तीन जो आपको साइन दे रखे हैं तीनों आपको अलग अलग डिजीज कंडीशंस भी साथ में बताई गई है, ताकि आपके यहाँ पे 4 से जो है 7 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाए। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रॉवजिंग साइन जो है कौन सी कंडीशन में, कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है, तो आपको आंसर में क्या करना है, अपेंडिसाइटिस। ये आपको पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है जिसको अपेंडिसाइटिस डायग्नोस हुआ है, उसमें रोवजिंग साइन देखने को मिल रहा है। अब आपको ये बताना है रोवजिंग साइन में होता क्या है, तो आपको ये बता देना है जो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेन ऑन इंस्पायरेशन वाइल एग्जामिनर फिंगर आर टचिंग साइट ऑफ गॉल ब्लैडर। यानी जब कोई जो भी एग्जामिनर है वो गॉल ब्लैडर की साइड पे जब टच करेगा तो पेशेंट को इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, पेन होगा। तो वो साइन आपका कहलाता है मर्फी साइन। और बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है कि कॉलीसिस्टाइटिस में कौन सा साइन देखने को मिलता है। जो कॉलीसिस्टाइटिस है उसमें मर्फी साइन देखने को मिलता है। एम्स नॉर्सेट में भी बहुत बार 2-3 बार पूछा जा चुका है, एम्स की एग्जाम्स में भी, और लोकल जो एग्जाम्स होती है उनमें भी यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। देखिए गॉल ब्लैडर जो है वो कॉलिस वर्ड से जो है रिलेटेड है, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मर्फी साइन जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, पेन ऑन इंस्पिरेशन वाइल एग्जामिनर फिंगर आर टचिंग साइट ऑफ गॉल ब्लैडर। कॉलिसिस्टाइटिस में आपको मर्फी साइन देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट है कार्पोपेडल स्पाज्म। कार्पोपेडल स्पाज्म का मतलब है टॉर्जिव साइन। टॉर्जिव साइन जो है वो आपको कार्पोपेडल स्पाज्म को अच्छे से इंडिकेट कर रहा है। ये आपको हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, काफ पेन ऑन डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल। एंकल के डोर्सिफ्लेक्शन में क्या होगा, इस दौरान काफ पेन होगा, ये इंडिकेट करता है आपका होमान साइन। और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का साइन है या फिर करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वहाँ पे आपको होमान साइन जो है राइट आंसर कर देना। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में होमान साइन देखने को मिलता है। होमान साइन में क्या होता है, काफ पेन ऑन डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको मिलान करना है, ए जो है उसका 2 हो जाएगा, बी जो है उसका 3 हो जाएगा, और सी जो है उसका 1 हो जाएगा, यानी कि 2 3 1 4। 2 3 1 4 कहाँ पे मैच हो रहा है, देखिए 2 3 1 4 यहाँ पे तो मैच नहीं हो रहा। 2 3 1 4 बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी डी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई है और यहाँ पर आपको बताना है कौन सी डेफिनेशन किसकी है। कुछ वर्ड्स आपको सामने दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब है रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस। देखना अच्छे से, आपको ये जो भी डेफिनेशंस दी गई है अच्छे से इनको याद जरूर कर लेना है। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन। जो पैथोजेंस होते हैं उनको रिमूव करना या डिस्ट्रक्शन करना क्या कहलाता है आपका, डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब है रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रोब्स। ध्यान रखिएगा, स्टरलाइजेशन में क्या होता है, रिमूवल और डिस्ट्रक्शन तो होता है, लेकिन किसका, ऑल ओवर माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब्स है उन सभी का डिस्ट्रक्शन या फिर रिमूवल होना क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन में पैथोजेंस को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है उनको इनहिबिट करना, वो एंटीसेप्टिक का काम होता है। नेक्स्ट बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक को लेकर भी अभी पीछे आपको मॉडल पेपर में एक सवाल भी मिला था और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी जरूर हुआ था।
वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे पायरेजिनामाइड जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक हमने बताई थी, तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आप लोगों को बताई गई है। और एनक्लेक्स में आप और पढ़ लेना ज़्यादा डिटेल के लिए। जो पायरेजिनामाइड है उसका बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसिडल दोनों ही एक्शंस होते हैं। वैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है उसका अननोन होता है, यानी कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होता है वहाँ पे। और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसिडल दोनों ही टाइप का होता है। वो ड्रग की जो है उस जो ड्रग है उसकी कंसिस्टेंसी पे जो है वो डिपेंड करेगी, मतलब ड्रग या डोज जो है उस पर डिपेंड करेगी कि ये बैक्टीरियोस्टेटिक वर्क करेगी या फिर बैक्टीरियोसिडल। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन और दे दिया है, वहाँ से आप और देख लेना। चलिए, यहाँ पे बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब है स्लो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज की जो ग्रोथ होती है, उनके जो रिप्रोडक्शन की ग्रोथ होती है उनको स्लो करने का काम होता है बैक्टीरियोस्टेटिक का। तो यहाँ पे देखिए डी का 4th हो रहा है और ए और बी जो है उसका 3 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जिन्होंने लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अबॉर्शन को लेकर। ये आपके 2 पेज में आ रहा है, तो इसको और ज़्यादा मिनिमाइज करना पड़ेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार के लिए, यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बाकी इसको मिनिमाइज करके इसको समझते हैं कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है 3 टर्न अबॉर्शन। मैं बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर लिया है, वैसे आपको पेपर मिल ही गया है तो वहाँ से आप और देख लेना ज़्यादा डिटेल के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 टर्न अबॉर्शन। 3 टर्न अबॉर्शन जो है इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स या फिर इसके फीचर्स जो है वो आपको दिए गए हैं सामने। इनमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो 3 टर्न अबॉर्शन है उसके कुछ फीचर्स आपको सेकंड ऑप्शन में दिए गए हैं। सर्विक्स जो है वो क्लोज्ड होगी, ब्लीडिंग होगी, क्रैम्पिंग होंगे एंड बैकएक एंड प्रेगनेंसी में कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। बिना इंटरप्शन के जो है प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू रहेगी। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो है वो 3 टर्न अबॉर्शन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इमिनेंट और इनइविटेबल अबॉर्शन। इनइविटेबल या फिर इमिनेंट अबॉर्शन में जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे आपको सर्विक्स डायलेट्स। बहुत बार पूछा जा चुका है, इनइविटेबल अबॉर्शन में जो सर्विक्स है वो डायलेट होती है या फिर क्लोज होती है, इस प्रकार से भी आपको सवाल पूछे जा सकता है। तो अच्छे से इनको याद कर लेना है। इनइविटेबल या फिर इमिनेंट जो अबॉर्शन है उसमें सर्विक्स जो है वो डायलेट होती है, ब्लीडिंग होगा एंड सीवियर क्रैम्पिंग आएंगे एंड मेम्ब्रेन्स जो होगी वो रप्चर होगी, ठीक है। तो यानी ए जो है उसका सेकंड है और बी जो है उसका 4th है। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा मैच करते हैं, इनमें साथ साथ मैच करेंगे तभी ये अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। तो ए जो है उसका 2 है, बी जो है उसका 4 है और जो सी है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब हो गया ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नॉट एक्सपेल्ड आफ्टर सर्वाइकल ऑस हैज़ डायलेटेड। जब सर्वाइकल ऑस डायलेट हुई उसके बाद भी कंप्लीट जो प्रोडक्ट एक्सपेल आउट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो वो आपका कहलाएगा इनकम्प्लीट। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड विद इन 24 to 48 आवर्स। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर सारा जो प्रोडक्ट होना था वो सारा का सारा एक्सपेल आउट हो चुका है, वो आपका क्या कहलाएगा कंप्लीट अबॉर्शन। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी जिन्होंने लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है। आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि गलत तो आपका वैसे होना ही था। आपको ये नहीं पता कि राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा आपके लिए मुसीबत बन जाती है। यहाँ पे कुछ वैसा ही है। सेकंड ICS यहाँ पर भी है ऑप्शन में और यहाँ पर भी सेकंड ICS का है, यहाँ पे 5th ICS का है, यहाँ पर भी 5th ICS का है। तो ये तो आपके लिए क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही क्या है, आपकी भलाई है। तो यहाँ पे जो सवाल जिन्होंने भी गलत जवाब लिखा है वो देख लीजिए आपका सही जवाब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है आपके एपिकल पल्स या फिर मिट्रल वॉल। आप सभी को पता है जो एपिकल पल्स है वो कहाँ से लेते हैं, और या फिर यूँ कह सकते हैं जो मिट्रल वॉल्व है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए एपिकल पल्स की जो लोकेशन होती है वो होती है आपकी लोकेटेड एट 5th इंटरकोस्टल स्पेस नियर लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। यानी जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पर आपकी एपिकल पल्स जो है वो आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो मिट्रल वॉल्व है उसकी जो लोकेशन होती है वो 5th ICS है यानी इंटरकोस्टल स्पेस है। लेकिन ये कहाँ पर है, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लेफ्ट और राइट का ही थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है जो आपके क्वेश्चन को क्या करवा सकता है, गलत करवा सकता है। लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे क्या होता है,
आपका मिट्रल वाल्व, कहाँ पर, 5th ICS पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व जो है वो आपका लोकेटेड होता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन राइट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के राइट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आपका होता है आयोटिक वाल्व। नेक्स्ट है पल्मोनिक वाल्व। पल्मोनिक वाल्व जो है वो आपका लोकेटेड होता है सेकंड ICS स्पेस ऑन लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। राइट तरफ तो जो है आयोटिक वाल्व होगा और लेफ्ट ऑफ स्टर्नम जो है आपका पल्मोनिक वाल्व होगा, लेकिन होगा कहाँ पे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे ही। तो लेफ्ट और राइट दोनों का अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और आपका सही जवाब भी होगा। नेक्स्ट आपका जो बच गया वो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो भी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में ही होता है, लेकिन ये कहाँ पर होता है, लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। ये लेफ्ट ऑफ स्टर्नम होता है और ये जो आपको 5th इंटरकोस्टल स्पेस में आपको एपिकल पल्स और जो मिट्रल वाल्व मिला है वो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन होता है, ठीक है, नियर मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ये जो वर्ड्स है ना इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं और आप क्वेश्चन को जो है गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने ऑप्शन ए लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कुछ वुंड्स ड्रेनेज के टाइप दे रखे हैं और उनके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर दे रखे हैं। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको भी मिनिमाइज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा ही क्वेश्चन है। बड़ा वैसे नहीं है, लेकिन इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़े से लेंथी है, बड़े हैं, इसलिए जो है ऑप्शंस आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले सीरस जो ड्रेनेज है या फिर सीरस टाइप का जो वुंड ड्रेनेज होता है वो किसको इंडिकेट करता है, ये आपको बताना है। सीरस जो होता है वो आपका होता है एक्सुडेट, यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए, एक्सुडेट इज ए क्लियर वाटरी फ्लूइड कंसिस्टिंग मैनली ऑफ सीरम। सीरस वर्ड से मतलब आपको ये तो पता चल रहा है कि सीरम के अंदर जो है वाटरी फ्लूइड एंड क्लियरली जो एक्सुडेट होता है वो आपका कहलाता है सीरस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैंग्विनियस, जिसको हेमरेजिक के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको ये तो पता चली गया हेमरेजिक है मतलब हेमरेज तो होगा ही होगा, मतलब आरबीसी तो प्रेजेंट होगी। देखिए यहाँ पे जो बी है उसका फर्स्ट हो जाएगा, एक्सुडेट कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल एंड इज एसोसिएटेड विद ओपन वुंड्स एंड हेमरेज। तो यहाँ पे ए जो है उसका 2 हो जाएगा, बी जो है उसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और सी दोनों के अंदर मिल रहे हैं। अब आपको पुरुलेंट और सेरोसैंग्विनस के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए, पुरुलेंट का मतलब हो गया आपका पस से रिलेटेड कौन सा है, पुरुलेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो पुरुलेंट को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर ये इसी के सामने लिखा हुआ है, एक्सुडेट इज ए थिक ड्रेनेज नॉन एज पस विच कंसिस्ट ऑफ ल्यूकोसाइट लिक्विफाइड डेड टिश्यूज डेब्रीज एंड बैक्टीरियाज। मतलब जो एक्सुडेट है वो थिक ड्रेनेज जिसको पस के नाम से जाना जाता है, वो पस वाला जो ड्रेनेज होगा वो आपका कहलाएगा पुरुलेंट। इसमें ल्यूकोसाइट्स भी होती है, कुछ लिक्विफाइड डेड टिश्यूज डेब्रीज भी होती है और बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो पुरुलेंट टाइप का जो है ड्रेनेज कहलाएगा। नेक्स्ट जो आपका बच गया वो आपका सेरोसैंग्विनस ड्रेनेज होगा। यहाँ ड्रेनेज से लेकर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन टाइप को लेकर जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं, एम्स नॉरसेट में भी पूछ लिए जाते हैं, ASIC DSSB में भी आपको पूछ लिया जाएगा। देखिए सेरोसैंग्विनस का मतलब हो गया एक्सुडेट ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीरस एंड सैंग्विनियस ड्रेनेज। मतलब जो सीरस टाइप का फ्लूइड है, सीरस टाइप का जो ड्रेनेज है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको सैंग्विनियस यानी हेमरेजिक जो है ड्रेनेज, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, किसमें, सीरो सैंग्विनियस। तो यहाँ पे नाम में ही पता चल रहा है सीरो एंड सैंग्विनियस, तो सैंग्विनियस भी होगा और सीरो जो है सीरस भी होगा। तो दोनों टाइप का जो एक्सुडेट होगा वो आपका सीरो सैंग्विनियस कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स एंड इज पेल रेड एंड वाटरी। यहाँ पे प्लाज्मा और आरबीसीज दोनों जो है इसमें प्रेजेंट होगी, पेल रेड कलर में होगा ये एंड वाटरी होगा। तो यहाँ पे कुछ ड्रेनेज को लेकर यहाँ से सवाल बन सकता है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कमेटी दे रखी है एक तरफ, दूसरी तरफ आपको उनके अदर नाम जो है वो आपको बताने हैं। सबसे पहले देखिए बॉर कमेटी। बॉर कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बॉर कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है, हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी। जिन्होंने हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग कमेटी किया है उनका आंसर क्या हुआ है, गलत हुआ है, और ऐसा आपको करना भी नहीं है, ठीक है। जो आपको आता है वैसा ही वही क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपको अटेंड करना होता है। नेगेटिव मार्किंग से जितना आप बच सकते हैं उतना आपको बचना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नेगेटिव मार्किंग से ज़रूर बचना चाहिए।
देखिए यहाँ पे बौर कमेटी को हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। करतार सिंह जो कमेटी है इसको हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए का सेकंड एंड डी का फोर्थ, तो यहाँ पे जो है दो मैच हो रहे हैं, यानी कि जो बी और सी है वो भी देख लेते हैं। देखिए जो मुदलियार कमेटी है, मुदलियार कमेटी को जो है कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। लास्ट जो बच गया जंगलवाला कमेटी, जंगलवाला कमेटी जो है वो कहलाती है आपकी कमेटी ऑन एमपीडब्ल्यू अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। एमपीडब्ल्यू का मतलब है मल्टीपर्पज वर्कर्स, तो मल्टीपर्पज वर्कर्स की जो कमेटी कहलाती है वो जंगलवाला कमेटी कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने ए लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। चलिए लास्ट सवाल है आज के इस मॉडल पेपर का, और बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में आपको सिंपल सा ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पूछी गई है। अफेजिया, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है अफेजिया। अफेजिया का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ, और जो ऑप्शंस है वो भी हम साथ में ही देख लेते हैं। देखिए अफेजिया का मतलब है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए अफेजिया, अफेजिया का मतलब होता है आपका लैंग्वेज डिस्टर्बेंस। लैंग्वेज डिस्टर्बेंस क्या कहलाती है आपकी अफेजिया। नेक्स्ट एग्नोसिया, एग्नोसिया का मतलब होता है कोई भी फेमिलियर जो ऑब्जेक्ट है उनको रिकॉग्नाइज करने में पेशेंट अनेबल हो, वो कंडीशन कहलाती है एग्नोसिया, यानी कि इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया का मतलब है इम्पेयर्ड मोटार एक्टिविटीज, मोटार एक्टिविटीज का इम्पेयरमेंट होना क्या कहलाता है एप्रेक्सिया। नेक्स्ट है एमनेशिया, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। एमनेशिया का मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही मैच हो रहा है। ए जो है उसका थर्ड, बी जो है उसका फोर्थ, सी जो है उसका फर्स्ट एंड डी जो है उसका सेकंड। तो ऑप्शन सी जिन्होंने किया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं जो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। देखिए जो सेकंड नंबर का जो आपका क्वेश्चन आया था उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि आपको हाउरली जो है यूरिन आउटपुट चेक करना पड़ेगा। नॉर्मली जो यूरिन जो होना चाहिए वो आपका नॉर्मल एडिक्वेट रिनल परफ्यूजन को बताता है 30 to 50 ml ऑफ यूरिन। अगर 30 ml से कम आई मतलब आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होगा। चलिए 20 वीक गेस्टेशन पे ये आपका हो ही गया कि एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस जो है वो पाल्पेट होगा यूट्रन हाइट। नेक्स्ट है 13 वीक पे 2 फिंगर ब्रीथ अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये मैंने आपको बताई दिया है। हाफ वे बिटवीन अम्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस ये 16 वीक पे होगा। एंड 22 वीक टू 24 वीक जो मैंने आपको बताया तो फिंगर ब्रीथ अबाउ द अम्लाइकस होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन, इमोबिलिटी एंड इनइफेक्टिव कफिंग दैट लीड्स टू स्टेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया। जो हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया एक क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था जिसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स दे रखे थे, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट था, तो उस कंडीशन में वो जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है उसमें हाइपोवेंटिलेशन हो रहा था, इमोबिलिटी थी एंड इनइफेक्टिव कफिंग हो रहा था। तो ये किसकी वजह से हो रहा था, रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस के स्टेसिस की वजह से। और ये जो स्टेसिस हो रहा है रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी मल्टीप्लिकेशंस हो रहे हैं उनमें, वो डबल होते जा रहे हैं। तो इनकी वजह से जो कंडीशन डेवलप हुई थी वो हुई थी आपकी हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया। तो उसका कारण जो था वो क्या था, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया के कुछ कॉजेज वहाँ पे दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि बहुत बार सवाल पूछा जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में मैंने आपको एक क्वेश्चन तो बता ही दिया है जिसमें हेमरेज हो रहा है और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, हेमरेज के साइन आप असेस करें एज ए नर्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में जा रहा है, तो कैसे आप जो है पता करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है हाइपोटेंशन आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। हाइपोटेंशन के अलावा और भी जो करेक्टरिस्टिक फीचर है हाइपोवोलेमिक शॉक के वह है आपके टैकीकार्डिया एंड टैकिपनिया। ठीक है, तो ध्यान रखना टैकीकार्डिया एंड टैकिपनिया एंड हाइपोटेंशन ये हाइपोवोलेमिक शॉक में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में क्या होगा, लोकलाइज्ड पेन होगा, स्वेलिंग होगी, वार्मनेस रहेगी एंड इरिदमा, ये कंडीशंस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा, जब पेशेंट इंस्पायर करेगा, जब एयर इंस्पायर करेगा, इंस्पायरेशन करेगा उस दौरान अचानक से यानी कि सडनली उस पेशेंट को क्या होगा, शार्प पेन होगा, तो वो इंडिकेट करता है आपका न्यूमोथोरेक्स को, यानी न्यूमोथोरेक्स में ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डिस्निया, टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, ये भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो है वो न्यूमोथोरेक्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपने एक क्वेश्चन वो पढ़ा था
फीमेल्स में जब प्यूबर्टी आती है तो उसका फर्स्ट साइन क्या होता है, तो वो भी देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में, बाकी ज़्यादा डिटेल तो यहाँ पे आप पढ़ लेना। फर्स्ट साइन अपन ने बात कर ली है थिलार की, जो ब्रेस्ट बडिंग होती है वो आपकी फर्स्ट साइन होती है फीमेल्स के अंदर। और जो लास्ट वाला होता है वो आता है आपका मिनार की, यानी कि जो मेंसेस जो स्टार्ट होते हैं वो सबसे लास्ट में होता है। इसके बीच में यानी फर्स्ट एंड लास्ट साइन के बीच में जो होता है वो बॉडी ग्रोथ होती है एडेनार की, यानी कि जो फ्यूबिक एंड जो एक्सिलरी हेयर है उनमें ग्रोथ होना जो कहलाता है वो कहलाता है आपका एड्रीनार की। तो ये कुछ बाकी जो लेटर में है, मतलब लेटर जो साइन आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ये आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए मेल। मेल के अंदर जो फर्स्ट साइन होगा वो टेस्टिकुलर ग्रोथ का होगा या फिर स्क्रोटल चेंजेज आप बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक जो है ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से एक ऑप्शन जरूर दिया जाएगा। एजुकुलेशन जो फर्स्ट साइन होगा उसके बाद में एजुकुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में लेटर पेनल ग्रोथ होगी, प्यूबिक एक्सिलरी फेशियल हेयर होगी एंड वॉइस वगैरह चेंज होगी, बाकी जो है ग्रोथ वगैरह बढ़ेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो जो है प्यूबर्टी जब मेल में आती है तो ये सभी के सभी जो है लेटर साइन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर किसी बच्चे में होता है, हाइड्रोसिफिलिस वाले बच्चे में अपन ने बात की थी, वहाँ पे अपन ने ये भी बात की थी कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है वो इंडिकेट करता है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। तो वहाँ पे हमने बता ही दिया है कि जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है वो फीडिंग से एसोसिएटेड नहीं है, फीडिंग करने से जुड़ी हुई नहीं है। वो जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी वो हाइड्रोसिफिलिस में इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से होगी। तो ऐसी कंडीशन अगर डेवलप होती है और आप इस बच्चे की केयर कर रहे हैं जिसको हाइड्रोसिफिलिस है, तो आपको एज ए नर्स जो है अलर्ट हो जाना है कि जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है वो आपने देखी, तुरंत अलर्ट हो जाना है कि पेशेंट जो है या फिर बच्चा जो है उसका आईसीपी क्या होगा है, बढ़ गया है। चलिए इसके अलावा और कौन कौन से साइन जो है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में देखने को मिलते हैं, तो इरिटेबिलिटी होगी, एनोरेक्सिया होगा, हाई एंड श्रिल क्राई जो है वो बच्चा करेगा, सनसेट आइज आपको देखने को मिलेगी, स्क्लेरा जो है वो विजिबल होगी कहाँ पे, अबव आइरिस। नेक्स्ट बल्जिंग आई जो है वो देखने को मिलेगी, पैपिलेडिमा एट रेटिना, रेटिना के ऊपर जो है पैपिलेडिमा देखने को मिलेगा और बच्चे को जो है सीजर्स भी आ सकते हैं। तो ये कुछ जो साइन एंड सिम्टम्स है वो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बताते हैं। तो ये सारे के सारे साइन सिम्टम्स आपको याद कर लेने हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। यहाँ पे जो बाकी जो ऑप्शंस जो भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं ये आप पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट कुछ बैक्टीरियाज की बात करते हैं जहाँ से भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं और हमने प्रीवियस जो मॉडल पेपर बताए हैं उनमें एक दो जो है बैक्टीरियाज के नाम तो आ चुके हैं और हमने पढ़ा भी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो बैक्टीरिया है जो यूटीआई कोज करता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है, एंटेरोबैक्टर एरोजिन्स। ये ग्राम नेगेटिव बेसिलस होता है जो यूटीआई कॉज करने में इसकी पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है। नेक्स्ट है हीमोफिलस ड्यूक्री। हीमोफिलस ड्यूक्री के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया कि कैंक्रोइड जो है वो कॉज करने का काम होता है इस बैक्टीरिया का। ये ग्राम नेगेटिव बेसिलस होता है और ये विनरल अल्सर जिसको कैंक्रोइड कहते हैं, यानी सॉफ्ट कैंक्रीज जो कॉज होता है वो इस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है आपका निजीरिया गोनोरियाई। ये तो गोनोरिया का कोज है ही और सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है, ग्राम नेगेटिव ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है आपका स्यूडोमोनास आर्जिनोसा। स्यूडोमोनास जो आर्जिनोसा है इससे ये एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैसिलस है और इसका अगर इन्फेक्शन किसी पर्सन को होता है तो ब्लू ग्रीन पस जो है वो देखने को मिलता है और ये जो है सेकेंडरी इन्वेजर टू वुंड्स बर्न आउटर ईयर। सेकेंडरी इन्वेडर जो है इसका इस बैक्टीरिया का वो क्या है, वुंड्स बर्न एंड आउटर ईयर एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। तो इनके थ्रू जो है ये सेकेंडरी टाइप से जो है एंटर कर सकता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, बाकी जो है ये कैथेटर जो है उसकी वजह से भी, मतलब कैथेटर जो है वो अगर कंटामिनेटेड है और वो आपने पेशेंट को लगा दिया, मतलब ये बैक्टीरिया पनप सकता है और बीमारी कोज कर सकता है। हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट जो कंटामिनेटेड है वो अगर आपने यूज़ किए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट ट्रिपेनोमा पैलिडम। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि मोटाइल स्पायरोचिस्ट जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, तो आपको बताना है ट्रिपेनोमा पैलिडम। ये कौन सी कंडीशन कोज करता है, तो आपको बताना है सिफिलिस। ये सिफिलिस भी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं, स्पायरोचिट बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पायरोचिट बैक्टीरिया। तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया का नाम जो आपको दिया जाएगा ट्रिपेनोमा पैलिडम और यहाँ पे वहीं जो है आपको आंसर में करना होगा। नेक्स्ट देखिए स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस। ये ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ये मोस्ट वायरुलेंट स्ट्रेन होती है इसकी, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक। जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है इसकी एक वायरुलेंट स्ट्रेन है जिसका नाम है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक, जो कि
कौन कौन सी बीमारियां कोज करता है, स्कारलेट फीवर, सेप्टिक सॉर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, सेलुलाइटिस, पुरपेरियल फीवर, इरिप्सल्स एंड रूमेटिक फीवर एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ये ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस होता है जो डिस्टिंग्विशेबल होता है एज पाइजन्स। जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन्स है ये अल्फा जो हिमोलाइसिस है इसमें ज़्यादा अपना वर्क करता है। आरबीसीज की हिमोलाइसिस में जो है ये अपनी भूमिका निभाता है ये बैक्टीरिया। नेक्स्ट ये जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का कॉमन कॉज भी होता है। अगर आपको पूछा जाए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज कॉज्ड बाई, तो आपको यहाँ से जो ऑप्शंस बैक्टीरिया के दिए जाएंगे वो आपको इनमें से दिए जाएंगे एस पाइजन्स या फिर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। नेक्स्ट देखिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन आईवी ड्रग यूजर, जो आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं उनमें अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है तो उसका कॉज होता है आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट एक टेक्निक है, असेसमेंट है जो हम स्ट्रोक के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिसका नाम है फास्ट असेसमेंट रिकमेंडेड बाय नेशनल स्ट्रोक एसोसिएशन। नेशनल स्ट्रोक एसोसिएशन के द्वारा रिकमेंड की गई एक टेक्निक है फास्ट, जिससे हम असेसमेंट करते हैं स्ट्रोक पेशेंट्स का। फास्ट का मतलब होता है फेस आर्म स्पीच टाइम, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से टी जो है उसका वर्ड पूछ लिया जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, ए जो है उसका पूछ लिया जाता है, एस जो है उसका पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से जो है आपको ये याद रखना है कि स्ट्रोक के असेसमेंट के लिए फास्ट टेक्निक यूज़ की जाती है। फास्ट का मतलब फेस आर्म स्पीच एंड टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज है जिनके बारे में हमने प्रीवियस मॉडल पेपर्स में भी देखा है, ये भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। देखिए माल ओडर्स थिन येलो डिस्चार्ज होगा वो ट्रिकोमोनियासिस में होगा, वाइट चीजी डिस्चार्ज जो है वो मोनालियासिस में होगा, ग्रेइश वाइट डिस्चार्ज एंड माल ओडर्स जो है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में होगा। तो ये कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज है जो आपको याद करने हैं। तो यहाँ से जो भी कुछ भी आपको यहाँ पे बताया गया है हर एक पॉइंट हर एक क्वेश्चन जो है वो आपकी हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था आप आज का अपना सेशन जो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन हम कल देखेंगे और पेपर भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।